Okay, let's solve the question number 34. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. Okay. So the question is that a dice is thrown twice. एक डाई को मैंने दो बार थ्रो किया. अब देखिए, अगर मैं दो डाइस को एक साथ थ्रो करता हूं और एक ही डाइस को दो बार थ्रो करता हूं, आई विल से बोथ द केसेस आर सेम. दोनों केसेस सेम ही हैं. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 34. नाउ डाइस को दो बार थ्रो किया गया, तो पहले थ्रो में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे थ्रो में भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है. सो इफ आई ड्रॉ द पॉसिबल आउटकम्स of throwing a dice twice, then you will find that the case of simultaneous throw of two dice and a dice is thrown two times, both the cases will be same. दोनों ही केसेस बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे. Let's draw the chart. मैं कुछ इस तरह से आउटकम्स को रिप्रेजेंट करूंगा. कैसे? T1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट थ्रो और T2 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड थ्रो. कॉमा के पहले T1 है, कॉमा के बाद T2 है. इसका मतलब जो भी नंबर मैं कॉमा के पहले लिखूंगा, दैट नंबर विल रिप्रेजेंट द आउटकम इन फर्स्ट थ्रो. ओके. तो T1 क्या बता रहा है? T1 इज आउटकम इन फर्स्ट थ्रो. और T2 क्या बता रहा है? आउटकम इन सेकेंड थ्रो. सेकेंड थ्रो में आउटकम T2 है, फर्स्ट थ्रो में आउटकम T1 है. सो आई विल रिप्रेजेंट द डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट आउटकम्स एज T1 एंड T2. सो अगर पहले डाइस पे 1 आता है तो दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है. पहले डाइस पे 1 के साथ दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है. यहाँ पे 1 के साथ 3, मतलब सेकेंड थ्रो में अगर फर्स्ट थ्रो में 1 आता है, सेकेंड थ्रो में 4 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 1 के साथ सेकेंड थ्रो में 5 भी आ सकता है, और फर्स्ट थ्रो में 1 के साथ सेकेंड थ्रो में 6 भी आ सकता है. इसी तरह से फिर से हम T1 T2 को लिखते हैं. फर्स्ट थ्रो में 2 आता है, सेकेंड थ्रो में 1 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 2 के साथ सेकेंड थ्रो में भी 2 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 2 के साथ सेकेंड थ्रो में 3 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 2 के साथ सेकेंड थ्रो में 4 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 2 के साथ सेकेंड थ्रो में 5 और सेकेंड थ्रो में 6. इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. देन इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट थ्रो में लेटर से 3 आता है, तो सेकेंड थ्रो में 2 1 2, इसी तरह से 3, इसी तरह से 4, इसी तरह से 5 एंड इन द सेम मैनर 6. इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. सिमिलरली 4 के लिए भी हम लिख सकते हैं. 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4,1, 4,2. ओके. यहाँ पर 4,3, यहाँ पर 4,4, 4,5 और यहाँ पर 4,6. इसी तरह से T1 और T2, अगर फर्स्ट डाइस पे 5 आता है तो सेकंड डाइस पे 1 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 5 आता है, सेकंड थ्रो में 2 आ सकता है. फर्स्ट थ्रो में 5 के साथ सेकंड थ्रो में 3, फर्स्ट थ्रो में 5 के साथ सेकंड थ्रो में 4, फर्स्ट थ्रो में 5 के साथ सेकंड थ्रो में 5 और फर्स्ट थ्रो में 5 के साथ सेकंड थ्रो में 6. इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. इसी तरह से फर्स्ट थ्रो में अगर 6 आता है तो यहाँ 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है. तो अगेन हम देखते हैं 36 केसेस फिर से दिखाई दे रहे हैं. ओके. 36 केसेस बनेंगे. अब क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. मतलब दोनों में से किसी भी केस में 5 नहीं आए. तो मैंने एक इवेंट क्रिएट करा. ए, इट सेज नॉट गेटिंग 5 आइदर टाइम. ओके.
आइदर टाइम का मतलब दोनों में से किसी केस में 5 नहीं आता। सो इसका मतलब इवेंट ए तब अकर होगा जब दोनों में से किसी भी केस में 5 नहीं आएगा। तो हम देखते हैं ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें 5 नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 then 21 22 23 24 and 25। तो ऐसे केसेस 25 केसेस अवेलेबल हैं, 25 आउटकम्स अवेलेबल हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने अवेलेबल हैं? 25। ऐसे 25 आउटकम्स है जहां पर 5 एक बार भी नहीं आ रहा, ना पहले बार में ना दूसरे बार में। ओके, सो आई विल से probability of occurrence of event A is equals to 25 upon 36। okay, 25 upon 36 because total cases तो हमेशा 36 ही होने हैं। possible outcomes is equals to 36। इसी तरह से सेकेंड केस को देखते हैं, 5 will come up at least once। अब देखिए ये 25 वो सभी केस हैं जब 5 एक बार भी नहीं आ रहा। तो बचे हुए केसेस कौन से होंगे? जिनमें 5 एक बार आ रहा होगा, एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहा होगा। ओके, एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहा होगा। सो मैं कहूंगा लेट अस से इवेंट बी सेज गेटिंग एटलीस्ट 15। ओके, गेटिंग एटलीस्ट 15। तो इस केस में द फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 36 minus 25। ओके, 36 minus 25। जस्ट कैलकुलेट दिस, इट इज इक्वल टू 11। तो मैं कहूंगा 11 आउटकम्स ऐसे हैं जहां पर एटलीस्ट एक 5 आ रहा है। तो देखिए ये तो हमने डायरेक्टली किया क्योंकि 25 केसेस कौन से हैं जिसमें एक भी 5 नहीं आ रहा। अब 36 में से हमने सारे वो केसेस निकाल लिए जिसमें एक भी 5 नहीं आ रहा। तो बचे हुए केसेस कौन से हुए जिसमें एटलीस्ट एक 5 तो आ ही रहा होगा। बिकॉज इन 25 केसेस में हमने सभी वो आउटकम्स इग्नोर कर दिए जिसमें एक बार भी हमें 5 दिखाई दिया। ओके, अब ये हमने देखा कि ऐसे इवेंट बी दैट इज गेटिंग एटलीस्ट 15। तो ऐसे 11 आउटकम्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक बार 5 आ रहा होगा। और हम इसे डायरेक्टली करके चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस, दिस इज द थर्ड केस, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ये हो जाएगा 11th। तो ऐसे 11 केसेस हमें दिखाई देते हैं। दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 36। This is the probability of occurrence of at least one of the 5। कम से कम एक 5 तो हर केस में दिखाई दे रहा है। Okay, so this completes question number 34। Let's move to the 35th one। The 35th question says, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer। ओके, क्वेश्चन कहता है कौन से आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है। गिव रीजंस, इसके लिए आप रीजन भी दीजिए कि कौन से करेक्ट हैं और क्यों करेक्ट हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट केस, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेज इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails and or 1 of each। okay, that is 1 head and 1 tail। therefore each of these outcomes the probability is 1 upon 3। so just think about it, क्या ये आउटकम कह रहा है, जो ये कंडीशन, जो एक्सपेरिमेंट कह रहा है, क्या ये सही है? हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा तो क्या 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। इट्स टोटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन नंबर 35 फर्स्ट केस, जब भी आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, लेट अस से C1 C2, तो हमेशा हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड और टेल टेल 4 केसेस बनते हैं। बिकॉज दोनों कॉइन्स अलग हैं, तो ये चीज पे भी निर्भर करता है कि कौन से कॉइन पे हेड और कौन से कॉइन पे टेल आ रहा है।
हमने देखा दोनों पे हेड आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पे टेल आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेड टेल और टेल हेड ये दोनों केसेस अलग हैं। ओके, दीज आर द टू डिफरेंट केसेस। दैट्स वाई हम कहेंगे कि हेड टेल आना मतलब कॉइन 1 पे हेड आना और कॉइन 2 पे टेल आना, और सेकेंड केस में टेल हेड आना मतलब कॉइन 1 पे टेल आना और कॉइन 2 पे हेड आना। तो यहां पर एक ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है कि 2 कॉइन्स को टॉस करने पर 3 आउटकम्स आते हैं, इट इज रॉन्ग। 2 कॉइन्स को टॉस करने पर हमेशा 4 आउटकम्स आते हैं। ओके, 4 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। नाउ अब ये 4 पॉसिबल आउटकम्स जो हम देख रहे हैं 2 कॉइन्स को टॉस करने पे, ये क्यों बन रहे हैं? इट्स बिकॉज ये हेड टेल और टेल हेड ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट आउटकम्स हैं। हम इन्हें एक कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दोनों कॉइन्स अलग अलग हैं। सो इसके आर्ग्यूमेंट में आप क्या लिखेंगे? इसके रीजन में दैट द गिवन आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स, इट्स बिकॉज head tail and tail head are the two different outcomes and we cannot merge them, we cannot combine them. Okay, so the probability of occurrence of each event कितना हो जाएगा? इसका, इसका, इसका और इसका 4 केसेस हैं, तो हर एक आउटकम का होना, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। कितनी हो जाएगी? 1/4। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं हेड हेड की बात करूं तो हेड हेड सिर्फ एक ही केस में दिखाई देता है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? ओनली 1। हेड हेड सिर्फ एक केस, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड हेड इज 1/4। सेम फॉर हेड टेल, सेम फॉर टेल हेड एंड सेम फॉर टेल टेल। दोनों ही केसेस में, तीनों अदर केसेस में भी सेम कंडीशन आएगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट इज फॉल्स। फर्स्ट केस इज फॉल्स। सेकेंड केस, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। सो ये कहना चाहता है कि अगर एक डाई को मैंने थ्रो किया तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो नंबर इवन आएगा या फिर नंबर ऑड आएगा। और सेकेंड थिंग, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। इसमें से इवन नंबर कितने हैं? इवन नंबर कितने हैं? 2 4 और 6। और ऑड कितने हैं? 1 3 और 5। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इक्वल्स टू, दिस इज फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3 अपॉन टोटल आउटकम्स इज 6। सो इन दोनों को कैंसिल करेंगे, इट विल गिव यू 1/2। तो अल्टीमेटली हम क्या लॉजिक कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक डाइस को थ्रो करने पे ये 6 आउटकम्स आ सकते हैं, एंड फ्रॉम दीज 6 आउटकम्स 3 आर इवन एंड 3 आर ऑड। क्या और भी कोई केस बनता है? क्या इवन नंबर और ऑड नंबर के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है? नहीं। हम कहेंगे डाइस को फेंकने पे या तो इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर आएगा, और हमने देखा प्रोबेबिलिटी भी कितनी आती है? 1/2 1/2, that is 50-50% chances. So it means this argument is correct, this argument is true. So this argument is true. ये argument पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से true है। Okay, so this completes question number 35. Please note this. Okay, let's solve the question number 36. It says, which of the following experiments have equally likely outcomes? So there are some experiments given and we need to tell in which of the experiment there is equally likely outcomes. That means the outcomes, all the outcomes possible have equal chances of coming. Okay, equal chances of being the outcome. So let's see. The first is a driver attempts to start a car. The car start or does not start.
सो द फर्स्ट इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, मतलब एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्या ये दोनों केसेस इक्वली लाइकली है? आई विल से नो, ये दोनों केसेस इक्वली लाइकली नहीं है. व्हाई? बिकॉज द स्टार्टिंग और नॉट स्टार्टिंग ऑफ द कार डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हो सकता है लेट अस से गाड़ी का इंजन खराब है, हो सकता है ठंड बहुत ज्यादा है तो इंजन चालू नहीं हो रहा, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स. हो सकता है ड्राइवर गलत स्टार्ट कर रहा है. सो आई विल से कि स्टार्ट होना और नहीं होना, it is dependent on the physical conditions around us. That's why I will say the starting or not starting is not an equally likely outcomes, okay, are not equally likely outcomes. So question number 36, first one is no. Why? Because it depends on physical conditions, because it depends on physical condition, that's why it's not equally likely. Second is a player attempts to shoot a basketball, he she shoots or misses the shot. okay, so एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वह एक शॉट लेने की कोशिश कर रहा है. शॉट मीन्स ही इज ट्राइंग टू पुट द बॉल इनसाइड द बास्केट. सो क्या बॉल का बास्केट में जाना और नहीं जाना, क्या ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? आई विल से अगेन नो. वाई? बिकॉज बॉल का बास्केट में जाना या नहीं जाना डिपेंड करेगा प्लेयर के एक्सपीरियंस पे, प्लेयर के कंसंट्रेशन पे और बास्केट के डिस्टेंस पे. बॉल से बास्केट का डिस्टेंस कितना है इस चीज पे, एंड देयर आर वेरियस अदर फिजिकल कंडीशंस. सो अगेन बॉल का जाना और नहीं जाना डिपेंड कर रहा है प्लेयर पे. अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है, इन दैट केस बॉल का शूट होना, शॉट का मिलना, इट विल बी मोर, और शॉट का मिस होना इट विल बी लेस. और अगर कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर है तो डेफिनेटली शॉट का मिस होना ज्यादा चांसेस हैं शॉट के मिस होने के, और शॉट के हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. दैट्स व्हाई हियर आल्सो आई विल से, इन द सेकंड केस आल्सो आई विल से नो. अगेन इट डिपेंड्स ऑन, और लेट अस राइट इट हियर, it depends on experience of player. उस प्लेयर के एक्सपीरियंस पर यह बात निर्भर करेगी. थर्ड थिंग, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. अब हम एक क्वेश्चन का आंसर ट्रू या फॉल्स में दे रहे हैं, तो ये आंसर या तो सही होगा या फिर गलत होगा. तो क्या ये इक्वली लाइकली चांसेस है सही और गलत होने के? हाँ बिल्कुल, ये तो एक ट्रायल है, ये तो एक एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जो आंसर के ट्रू या फॉल्स होने के जो चांसेस हैं, राइट या रॉन्ग होने के जो चांसेस हैं, ये पूरी तरह से बिल्कुल बराबर हैं. ओके, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन का ट्रू होना या फॉल्स होना, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसका ट्रू या फॉल्स होना, इट डू नॉट डिपेंड ऑन माई एक्सपीरियंस. भले ही मैं कितना भी नॉलेजेबल हूं, लेकिन सामने से अगर मुझे कोई इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, तो दैट क्वेश्चन टू बी ट्रू और दैट क्वेश्चन टू बी फॉल्स, इट इज इक्वली लाइकली. ओके, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं. क्वेश्चन का सही या गलत होना, इट इज ऑफ इक्वल लाइकली आउटकम्स. ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, बिकॉज ये मेरे ऊपर या फिजिकल एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, तो वो क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता. सो इट्स लाइक इक्वली लाइकली आउटकम्स. सो द थर्ड केस, यस. ओके, एंड देयर इज नो रीजन, इट सिंपली इट डू नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट. देन द फोर्थ वन, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल. नाउ जब बेबी बॉर्न होता है तो इट इज एट ऑल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फिजिकल कंडीशन. ओके, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता फिजिकल कंडीशंस पे या मदर पे या फादर पे, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि बेबी जो बॉर्न हो रहा है इट्स अ गर्ल और अ बॉय. सो आई विल से बॉय के बॉर्न होना और गर्ल का बॉर्न होना, इट्स लाइक इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो आई विल गोइंग टू हैव
equally likely outcomes. So this is yes. Okay, in this case also we will going to have equally likely outcomes. So this is the solution for question number 36. Then let's solve question number 37. It says a bag contains 5 red balls and some blue balls. Okay, a bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a ball is double, probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. So it's a tricky question. See, question number 37. I have a bag and the bag contains 5 red balls and some blue balls. So let us say 5 red balls and let us say X blue balls available hai. Let us say the bag contains X number of blue balls. Now it says probability of drawing a blue ball is double that of probability of drawing a red ball. So if I ask you probability of drawing a red ball, what is the probability of drawing a red ball? I can see total outcomes are 5 plus X. Okay, total outcomes, let us first write the total outcomes. Total outcomes कितने available हैं? It is 5 plus X or X plus 5. Okay, now if I ask you the probability of drawing a red ball, it will be equals to 5 upon X plus 5. Okay, and second, what is the probability of drawing a blue ball? Blue ball कितनी है? X number of blue balls available हैं. So this is X upon X plus 5. It's very simple. Now the condition given is that probability of drawing a blue ball, is basically double that of a red ball. Okay, probability of drawing a blue ball is twice the probability of drawing a red ball. So now what is the probability of drawing a blue ball? It is X upon X plus 5. This is equals to 2 times 5 upon X plus 5. So I can see दोनों तरफ से X plus 5 cancel हो जाएगा and you will get X is equals to 10. So it means the number of blue balls available is equal to 10. In that case only I will going to have the probability of drawing blue ball as double of the probability of drawing red ball. So this completes 37th. Let's move to 38th question. It says a box contains 12 balls out of which X balls are black. Okay, so there is a box which contains 12 balls and X number of balls are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? Okay, what is the probability that it will be a black ball? So let's first solve this much part of the question. Question number 38. Total balls available are, total balls is equals to 12 and how many black balls? I can see black balls are X. X number of black balls are available and 12 is the total balls available. So if I say what is the probability of drawing a black ball, it will be equals to what? X upon 12, क्योंकि X number of black balls हैं और 12 total balls हैं, तो बाकी की balls कौन से कलर की हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ इतना मतलब है कि X balls are of black color. तो इन X balls की मदद से ही हम probability of drawing a black ball को calculate कर सकते हैं. It is equals to X upon 12. Now second case it says, so first solve हो गया, what is the probability that it will be a black ball? This is the probability, X upon 12 is the probability that if a ball is drawn at random, it will be a black ball. Now second case is, if 6 more black balls are put in the box, find the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. So what it says is, after this I put 6 more black balls inside the box. Now if I put 6 more black balls inside the box, then what will be the total number of balls? After putting
6 more black balls. After putting 6 more black balls, the total black balls available, total black colored balls available. First let us write the total balls. Total balls will be 12 plus 6, that is 18 balls. Okay, because अगर मैं 6 black balls ऐड करूंगा तो black balls की संख्या में इंक्रीमेंट तो होगा, साथ में total balls की संख्या में भी तो इंक्रीमेंट हो जाएगा. That's why 12 plus 6, that will give you 18. So there will be 18 balls after adding 6 black balls. Now what will be the total black balls after this? Then total black balls, the total black balls after this will be x plus 6, because 6 balls are more added. So what is the probability of drawing a black ball in this case? I will call this as P dash black. So P dash black represents the probability of drawing a black ball after adding 6 balls. It will be x plus 6 upon 18. X plus 6 upon 18. It's very simple. Okay. Now the condition says that the probability of drawing a black ball is now means in this case is double of what it was before. So the condition says that probability of drawing a black ball now, this is equals to double of the probability of drawing black ball before adding the 6 black balls. So I can see P dash black is what it is, x plus 6 upon 12, x plus 6 upon 18 is equals to 2 times of P black, it is x upon 12. Okay, so this will give you 6 3s are 18, 6 2s are 12, this 2 and 2 will get cancelled. So x plus 6 is equals to 3x and x will be equals to 3. So the number of black balls that I have is 3. So the previous probability of black balls is, it will be equals to 3 upon 12, that is 1 upon 4. And now if I add 6 black balls, it will be 9 upon 18, that it will become 1 upon 2. Okay, so just double of the previous case. So this is the solution for question number 38. Please note this, then we will continue. Okay, let's solve the 39th question. It says a jar contains 24 marbles, some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2 upon 3. Find the number of blue balls in the jar or blue marbles in the jar. So let's write the given data. Question number 39. एक जार में 24 मार्बल्स हैं. ओके, 24 मार्बल्स में से some are green and some are blue. Okay, some marbles are green and some marbles are blue. It is given that probability of drawing a green marble is equals to 2 upon 3. Okay, the probability of drawing a green marble is given as 2 upon 3. So if I draw a marble from this 24 marbles, by using the concept of probability, I can say since the number of green marbles are available is G and total marbles is 24. So I will say probability of drawing a green marble is equals to G upon 24, and this probability is given as 2 upon 3. So just solve this condition. You can see 3 1s are 3, 3 8s are 24, and G will come out to be 8 into 2, that is 16. Now since G means green marbles, so green marbles is 16. So what is the number of blue marbles? It will be equals to 24 minus 16, that is 8. Okay, क्या करा मैंने? प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज करके हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल क्या होता है? G अपॉन 24, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 2 अपॉन 3. सो जस्ट इसे इक्वेट कर दिया एंड सॉल्व, यू विल गेट योर फाइनल आंसर. ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई कठिनाई नहीं है इस क्वेश्चन में. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 39. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40. Now question number 40 says
a dice has its 6 faces marked as 0, 1, 1, 1, 6 and 6. Two such dices are thrown together and the total score is recorded. How many different outcomes are possible? How many different scores are possible? What is the probability of getting a total of 7? Okay, so try to understand this question. It's a very interesting and very difficult question. This is not at all important for your school exam. This kind of tricky questions come in NTSE exam. So question number 40. See, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा डाइस है जिसके 6 फेसेस पे 0, 1, 1, 1, 6 और 6 प्रिंटेड है. ओके, ये नॉर्मल डाइस नहीं है. नॉर्मल डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल डाइस नहीं है. यहाँ पर 0, 1, 1, 1, 6 और 6 प्रिंटेड है. सो डाइस पे क्या प्रिंटेड है? 0, 1, 1, 1, 6 और 6. ओके, 0, 1, 1, 1, 6 एंड 6. सो इस तरह के दो डाइस को मैंने एक साथ थ्रो किया, साइमल्टेनियसली थ्रो करा. सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स? अगर पहले डाइस पे 0 आता है तो दूसरे डाइस पे इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. अगर पहले डाइस पे 1 आता है तो दूसरे डाइस पे इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है. एंड सिमिलर मैनर हमने जैसा क्वेश्चन दो डाइस के लिए पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी कंसेप्ट के बेसिस पे लेट अस से D1 और D2 दो डाइस हैं. तो अगर D1 पे 0 आता है तो D2 पे क्या आ सकता है? ये 0 आ सकता है. D1 पे 0 के साथ D2 पे 1 भी आ सकता है. D1 पे 0 के साथ D2 पे ये वाला 1 आ सकता है. देन D1 पे 0 के साथ D2 पे ये वाला 1 भी पॉसिबल है. देन 0 के साथ ये 6 पॉसिबल है और ये 0 के साथ ये 6 पॉसिबल है. ये है D1 D2. सेकेंडली, अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आता है, अगर फर्स्ट डाइस पे क्या आता है? 1. सो ये 1 के साथ सेकेंड डाइस पे 0 पॉसिबल है. ये 1 के साथ सेकेंड डाइस पे 1 पॉसिबल है. फिर इस 1 के साथ एक और ये वाला 1 पॉसिबल है. देन इस 1 के साथ एक और 1 के साथ 6 और फिर से 1 के साथ 6. ये केसेस पॉसिबल हैं. देन द थर्ड थिंग इज D1 D2. फिर से हम यही लिखेंगे. अब इस बार हमने पहले कौन सा 1 यूज करा? ये वाला. अब वी विल यूज दिस 1. नाउ कैन यू सी फॉर दिस 1 ऑल्सो आई विल हैव द सेम कंडीशन. अगर मैं इस वाले 1 को कंसिडर करता हूं, अगेन मुझे सेम कंडीशन ही दिखाई देगी. कैसे? D1 पे 1 आता है, इस पे 0 आता है. D1 पे 1, इस पे 1. D1 पे 1, इस पे 1. D1 पे 1, इस पे फिर से 1. D1 पे 1, इस पे 6 और इस पे 1 और इस पे 6. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम कंसिडरिंग ऑल ऑफ देम एज डिफरेंट फेसेस. मैं इन्हें सबको अलग फेसेस मान रहा हूं. तो अलग फेसेस मानने की वजह से इस तरह से 6 केस बन जाएंगे. फिर से वापस यही रिपीट होगा D1 D2. ओके, अब इस बार हमने 1 1 और अब ये वाला 1 कंसिडर होगा. लेट अस राइट देम क्लोजली. हम इन्हें थोड़ा सा क्लोज लिखते हैं. ओके, सो यहां पर फिर से हम D1 D2 लिखेंगे. नाउ हमने 2 बार 1 कंसिडर कर लिया, थर्ड वाला 1 फिर से कंसिडर करेंगे. यहां पर 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, फिर से 1 के साथ 1, फिर से 1 के साथ 1, 1 के साथ 6 और यहां पर भी 1 के साथ 6. हमने क्या करा? D1 में पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 1, फिर से ये वाला 1. अब क्या लेंगे? अब 6 लेंगे. अब हम 6 लेंगे तो D1 D2. सो 6 मीन्स यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर 0 आ सकता है, यहां पर 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ फिर से 1, 6 के साथ फिर से 1 और 6 के साथ 6 एंड 6 के साथ फिर से 6. ओके, एंड सिमिलरली फिर से हम D1 D2 लेते हैं. नाउ हमने एक 6 ले लिया, अब दूसरा 6 भी बचा है. तो दूसरे 6 के साथ क्या पॉसिबिलिटी है? 6 के साथ 0, 6 के साथ 1, 6 के साथ अगेन 1, 6 के साथ अगेन 1,
इस 6 के साथ फिर से 6 और 6 के साथ फिर से 6। सो सी, जैसा मैंने दो डाइस के लिए किया था, दो डिफरेंट फेस वाले डाइस के लिए किया था, बिल्कुल वही केस हमने यहां पर फिर से अप्लाई कर दिया। ओके, सो द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। अब डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के कितने आउटकम्स अवेलेबल हैं। सो जस्ट ऑब्जर्व, ये 0,0 एक तरह का आउटकम हो गया, 0,1 एक तरह का और आउटकम हो गया, और 0,6 ये एक और तरह का आउटकम हो गया। बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, इसके जैसे ही है। ये कैसा है, ये इसके जैसा है। देन कमिंग टू दिस वन, 1,0 एक आउटकम हो गया, 1,1 एक और आउटकम हो गया, और 1,6 एक और पॉसिबल आउटकम हो गया। नाउ यू कैन सी यहां पर जो भी केसेस हैं वो बिल्कुल इसके जैसे हैं, क्योंकि ये भी एक 1 है, ये भी एक 1 है। ओके, और यहां पर इस केस में भी एक 1 है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों केसेस बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी हैं। ओके, डिट्टो कॉपी में हमने ये तीन डिफरेंट आउटकम्स देखे। डिफरेंट कब होगा, जब ये 6 आएगा। यू कैन सी जब ये 6 आता है तो 6,0 एक केस हो गया, 6,1 एक और केस हो गया, और 6,6 एक और केस हो गया। यू कैन सी ये तीन केसेस डिफरेंट हैं, और ये दोनों इसके जैसे हैं। दिस केस इज लाइक दिस, एंड यू कैन सी यहां पर 6 के बाद फिर से वी हैव 6 हेयर। सो इट मीन्स दीज टू कॉलम्स आर डिट्टो कॉपी, these two columns are same. That's why I will not consider this column. So different cases, it says how many different cases are available. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So I can have 9 different cases, rest of the cases are same. So see, total possible outcomes are 36. In those 36 I have only 9 cases which are different. It means 27 cases, 27 other cases are getting repeated. So first question, different cases available is 9, और मैंने सभी केसेस को मार्क कर दिया है। Then the next is different scores available. अब जितने डिफरेंट केसेस हैं उतने डिफरेंट स्कोर्स होंगे। क्या स्कोर कभी भी दूसरे केस में सेम हो सकते हैं? दो अलग केस में स्कोर सेम तो नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए स्कोर कितने हो सकते हैं, 0 + 0 1, सॉरी 0 + 0 कितना हो जाएगा, पहला स्कोर क्या हो सकता है 0 + 0 का, दैट इज 0। सेकेंड स्कोर क्या हो सकता है 0 + 1 का, ये कितना हो जाएगा 1। थर्ड केस क्या हो सकता है 0 + 6 का, ये हो जाएगा 6। फोर्थ वाला डिफरेंट केस क्या है 1,0, तो ये 1 + 0 हो जाएगा, ये भी 1 आ गया। फिफ्थ वाला डिफरेंट केस 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा। सिक्स्थ वाला डिफरेंट केस 1 + 6, तो ये 7 हो जाएगा। ओके, देन कंसिडर दैट सेवेंथ केस 6 + 0, ये 6 हो जाएगा। एट्थ केस 6 + 1, ये 7 हो जाएगा। नाइन्थ केस 6 + 6, ये कितना हो जाएगा 12। दिस विल कम आउट टू बी 12। नाउ ऑब्जर्व द डिफरेंट स्कोर्स। ये 0 एक केस हुआ, ये 0 + 1 मतलब 1 एक डिफरेंट स्कोर हुआ, 6 एक डिफरेंट स्कोर हुआ, 2 एक डिफरेंट स्कोर हुआ, 7 एक डिफरेंट स्कोर हुआ, और 12 एक डिफरेंट स्कोर हुआ। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 डिफरेंट स्कोर हमें दिखाई देंगे। क्या 6 दिखाई देते हैं? 0, 1, 2, 6, 7 और 12। सो डिफरेंट स्कोर्स क्या क्या हो सकते हैं? कितने डिफरेंट स्कोर्स हमें दिखाई देते हैं? 0, 1, 2, 6, 7 और 12। इस तरह के डिफरेंट स्कोर्स हमारे पास पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई डिफरेंट स्कोर पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल एज 7? अब 7 टोटल कहां कहां पर आ सकता है, लेट अस चेक दैट। हम देखते हैं इसमें से तो किसी भी केस में 7 टोटल आने ही नहीं वाला। जब हम इस केस पे ऑब्जर्व करते हैं, आई कैन सी दिस 6 + 1 विल गिव यू 7, अगेन 6 + 1, तो दोनों बार 7 दिखाई देगा। इस केस में देखते हैं, ये 6 + 1 7 होता है, ये भी 6 + 1 7 है, और यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। तो वी कैन सी 6 बार हमें 6 + 1 7 दिखाई देता है। कमिंग हेयर, ये हो जाएगा 6 + 1 7, ये हो जाएगा 6 + 1 7, ये भी 6 + 1 7, ये भी 6 + 1 7,
this is also 7, this is also 7. Now question is saying what is the probability of getting total 7. So I will say favorable cases कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12 outcomes are favorable to the event of getting total as 7. So the third part of this question will be probability of getting total equal to 7 is equals to 12 upon total is 36, that is 1 upon 3. मतलब जितनी बार भी मैं दो डाइस को रोल करूंगा 1/3 टाइम्स मतलब 33.33% चांसेस है कि उसका टोटल कितना आएगा 7. Okay, so this completes question number 40. Very interesting, very difficult question, very tricky one, because ये question आप तभी solve कर पाएंगे जब आपको basic concept of probability clear हो. And please remember, this is not at all important for your school exam. It may be considered as an objective question for NTSE exam. Okay, so you can note this.